which is business markets and business buying behavior. पहले हमने बात की है, वो हमने ज्यादातर बात की थी उसकी कस्टमर बायर की. So here we are going to talk about business markets, business buyer behavior, the business buying process, e-procurement, buying on the internet, institutional and governmental markets. ये सारी जो हैं ये बिजनेस मार्केट्स कंसिडर होती है. वहां से पीछे से क्यों नहीं लिया गुरु मांगड़ वाले उधर भी सारा ट्रैफिक फंसी है. अच्छा, रोड रोड पे फंसी है. जे रोड तो यू टर्न लगा था लहर देखिया वो भी फंसी है. जिधर आया इधर आ मैं मार्म रोड देखा तो भी ब्लॉक हुआ. So, in this chapter, we will do the same for business customers as those that buy goods and services for use in producing their own products and services for resale to others, as when selling to final buyers, firms marketing to business customers must build profitable relationship with business customers by creating superior customer value. Of course, the business market is huge. In fact, business markets involve far more rupees and items than do consumer markets. For example, think about the large number of business transactions involved in the production and sale of a single set of Goodyear tires. Various suppliers sell Goodyear the rubber, steel, equipment, and other goods. So the business buyer behaviors refer to the buying behavior of the organization that buy goods and services for use in production of other products and services that are sold, rented, or supplied to others. तो ये बुनियादी तौर पे सारा जो कॉन्सेप्ट है ये रीसेल का कॉन्सेप्ट है या some producing, assembling, manufacturing, processing certain products to sell or rent out. And for this purpose, they buy certain raw materials, they buy certain equipments, they buy certain finished goods, so on and so forth. Similarly, the business buying process is the process where business buyers determine which products and services are needed to purchase and then find, evaluate, and choose among alternative brands. उनके दरमियान वो चूज करते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट्स लेनी है. बिजनेस मार्केट्स जो हैं और वो कैसी हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनकी डिमांड क्या है. एक तो ये है कि बिजनेस कस्टमर्स आर फ्यूअर, नंबर इज लिमिटेड, थोड़े हैं तादाद में, एज कंपेयर्ड विद कंज्यूमर कस्टमर्स. आप इसी एग्जांपल ले लें कि एक कियोस्क है या कोका है बोतल का जो बोतलें बेचता है, सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, और वो दिन में भी 1000 बॉटल्स बेच देता है. सो 1000 कस्टमर सिंगल बेच रहा है और 1000 लोगों को वो बोतलें बेच देता है. तो अब उस तरह के कियोस्क जो होंगे वो लेट्स से 1000 हैं, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 या उस तरह के अगर 100 हैं तो वो 1 लाख हो गए.
कंज्यूमर कस्टमर 1 लाख हो गए और जो बायर जो बिजनेस कस्टमर्स हैं वो 100 हो गए। तो इस तरह जो बिजनेस कस्टमर्स हैं उनकी नंबर कम है लेकिन उनकी बाइंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। द वॉल्यूम दे बाय इज वेरी हाई, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, उसकी मिकदार बहुत ज्यादा है जो उनकी वन टाइम बाय है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इट इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट डिमांड नहीं है बल्कि जो कोई चीज बिकती है तो उस चीज में बिकने वाले कंपोनेंट जो है उसकी डिमांड पैदा होती है। मसलन अगर गुडियर का टायर बिकेगा, गुडियर या जनरल टायर है, जनरल टायर जो है वो अस्सलाम वालेकुम गाड़ियों सर। में लगते हैं। सर जी सर कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं क्लास के लिए, तो काइंडली जरा अलाउ कर दें। उनको बताया ना कि क्लास कितने में शुरू हुई है। जी सर। अभी आई एम ऑन द स्क्रीन, अभी इस वक्त तो कोई नहीं है मेरे पास इन वेटिंग। यही 42 लोग हैं। No, there is only one who has come. देखिए अब ये डबल नुकसान है, एक तो सारा बंदे का सीक्वेंस खराब हो जाता है, दूसरा जो है वो आप वक्त जाया होता है। तो जो रह जाए उनको रहने दिया करें, मुझे डिस्टर्ब ना किया करें उनको एंटर करने के लिए। जिसको ओके सर। जो अगर आना चाहता है वो टाइमली आए, जो नहीं आना चाहता वो मौज करे, उसको एब्सेंट कंसिडर करें। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक का मार्जिन दे सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। और अभी मुझे आप दोबारा ना कहना किसी के लिए भी। Alright, so what we were talking about कि जो बिजनेस की डिमांड है, बिजनेस कस्टमर्स की, वो ड्राइव डिमांड है। जनरल टायर लगते हैं गाड़ियों में, गाड़ियां बिकेंगी तो टायर बिकेंगे, गाड़ियों की सेल कम हो जाएगी तो टायर की सेल कम हो जाएगी, बस वही बिकेंगे जो रिप्लेसमेंट में जो टायर इस्तेमाल होते हैं वो बिकेंगे, और वो जो नई गाड़ियों में लगते हैं वो नहीं बिकेंगे। दैट रिफ्लेक्ट्स कि जो बिजनेस कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड जो है वो डिराइव डिमांड है। दूसरी बात यह है कि इन इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? क्वेश्चन, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना? जी, जैसे क्वेश्चन आई आस्क्ड। जी सर, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी हुई है, उसमें कुछ प्राइस का जो है वो बाइंग बिहेवियर पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा होता है। इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इंक्रीज होने से उसकी जो है वो कुछ डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होने से उसकी जो डिमांड इंक्रीज होती है उसको इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। उसमें पॉजिटिव कर्व होती है, नेगेटिव होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं उनका जो है वो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कुछ इस तरह की थ्योरी है। ठीक है ना, यानी कि डिमांड का ये कैरेक्टरिस्टिक कि डिमांड जो है वो प्राइस के बढ़ने से कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड जो है बढ़ जाती है। इसका ये फीचर जो है डिमांड का, ये कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी। और हम जब कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड से मुराद ये होती है कि रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस इंक्रीज,
demand remains same. ठीक है, यानी इसका मतलब कहने का ये है कि आपका जो कंपोनेंट है, आपकी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जैसे आप टायर ही बना रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि टायर जो है वो सिर्फ नई गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, तो आपने जो टायर है वो सिर्फ नई गाड़ियों को देने हैं। एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए, आप सिर्फ जो टायर देते हैं वो सिर्फ हाइपोथेटिकली आप सिर्फ नई गाड़ियों को देते हैं। तो आपके टायर की एक टायर की प्राइस है 5,000 रुपए, आपने प्राइस जो है वो 500 रुपए बढ़ा दी, कम कर दी, या फॉर दैट मैटर 1,000 रुपए कम कर दी, लेकिन वो जो गाड़ी की कीमत ओवरऑल प्राइस है उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी कि गाड़ी ने अपनी कीमत जो है वो 5,000 रुपए कम नहीं की। या इसी तरह अगर आपने 500 रुपए पर टायर प्राइस इंक्रीज कर दी, तो जो गाड़ी बना रहा है, जो असेंबलर है, उसने उस इंक्रीज को इंक्लूड नहीं किया अपनी गाड़ी की कीमत में। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जो आपके टायर की जो डिमांड है वो वहीं पे रहेगी, भले आपने प्राइस कम कर दी या भले आपने प्राइस ज्यादा कर दी। अगर वो प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही उस फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस में जिसमें आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये जो इसकी प्राइस है वो जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। ठीक है, हाँ, जब अगर ये मेन कंपोनेंट है जो आप सप्लाई कर रहे हैं और इसका एक मेजर रोल है प्रोडक्ट की प्राइस में, तो और वो प्राइस कम या ज्यादा हो रही है, तो यस, तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है, जो कंपोनेंट है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा हो जाएगी और उसकी प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, there could be inelastic demand and fluctuating demand depending upon कि वो जो कंपोनेंट आप बना रहे हैं वो कितना इंटेग्रल पार्ट है या कितना ज्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है, नंबर 1, और दूसरा क्या जो मेन मैन्युफैक्चरर है वो उस कॉस्ट को आगे ट्रांसफर करता है प्राइस में कि नहीं करता। It will be an inelastic demand of your products.